नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच अब रविवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को और शैक्षणिक संस्थानों में 50% क्षमता के साथ ऑडिटोरियम या फिर असेंबली हॉल की अनुमति दे दी है। अब ऐसा किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। साथ ही अनलॉक 7 की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल होगी। आपको बता दें कि स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ अभी खोले जा सकेंगे। फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही बता दें कि दिल्ली में निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही काम कर सकेंगे। बाजार, मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसी बीच रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ बैठने पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति बेहद नियंत्रण में है। इस बीच संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है और बीते 24 घंटे में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जांच भी की गई और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 0.04% ही रहा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश जारी किए गए हैं और ऐसे में प्रदेश में अब तक 6,06,70,000 से अधिक टेस्ट भी किए जा चुके हैं। ये देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। इसी बीच विगत दिवस 29 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं आया है, जबकि 45 राज्यों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां पर दहाई आंकड़े में कोविड संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद अब एग्रेसिव स्ट्रेचिंग टेस्टिंग जारी रखी गई है और इसी बीच प्रदेश में बीते 24 घंटे में 125 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 134 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। इसी बीच 30 अप्रैल के बाद से एक्टिव केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और वर्तमान में 1,594 एक्टिव केस पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर और बेहतर होकर अब 98.6% पहुंच गई है। अब तक 16,83,000 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार की तरफ से कड़े नियम कानून लागू किए गए हैं, जिस दौरान देखते हुए इसका साफ साफ असर कोरोना के दरों पर पड़ रहा है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में नियंत्रण रखा गया है और इसी नियंत्रण को बरकरार रखने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है और कड़े निर्देश जो है पुलिसकर्मियों को भी दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके तहत जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो ना तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और इसके साथ ही अब 19 जुलाई तक जनता से राय भी मांगी गई है। इस ड्राफ्ट को ऐसे समय में पेश किया गया जब यूपी में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने ये ड्राफ्ट खुद तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है। वहीं भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी तनातनी अब विराम लग सकता है।
आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है और खास बात यह रही कि ट्विटर नई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही कानून का पालन करते हुए भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इसी बीच ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी बीच कंपनी की वेबसाइट पर यह सूचना भी डाली गई। भारत में नई सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में आ गया था। इसी बीच नई आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ऐसे में ये 3 अधिकारी भारत के निवासी ही होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी होंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रयोगकर्ता पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क किया जा सकेगा और इसमें आगे ये कहा गया है कि ट्विटर से इस पते 4थी मंजिल द स्टेट 121 डिग्नेस रोड बेंगलुरु से संपर्क किया जा सकता है और इसके साथ ही प्रकाश का नाम कंपनी के वैश्विक विधि नीति निदेशक जेरमी केसल के साथ डाला गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केसल अमेरिका में स्थित है और कंपनी ने 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। 26 मई से लागू नए आईटी नियमों के तहत यह एक अनिवार्यता है। और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए काफी लोग देखे जा सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों पर और पर्यटन स्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसी के साथ ही जितने भी कदम और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी की गई। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की गई है। इस दौरान केंद्र ने राज्य को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और अन्य प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बैठक के दौरान केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट वेरिएबल स्टेज पर है और ऐसे में ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है और वहीं राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये एक चिंता की बात है और इसी के साथ ही राज्यों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अभी भी बरकरार है। रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब पिछले 24 घंटे में 41,506 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि 895 संक्रमितों की मौत हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को 42,766 नए केस सामने आए थे और वहीं पिछले 24 घंटों में 41,526 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कुल 915 एक्टिव केसों की कमी दर्ज की गई है और यह लगातार 33वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना एक्टिव केस अब 5 लाख से नीचे आ गए हैं। इसी बीच वर्तमान में 4,54,118 एक्टिव मामले सामने आए, जबकि अब तक कुल 4,08,040 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। अब तक कुल 2,99,75,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,08,37,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन कप्पा, डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने लोगों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। कोरोना महामारी के बीच अब देश में जीका वायरस ने भी दस्तक दे दी है।
केरल में शनिवार को एक और जीका संक्रमित मिलने के बाद अब तक 15 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद अब तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहां सख्ती बढ़ा दी है। केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई पास अनिवार्य कर दिया गया है और इस बीच दक्षिणी राज्य में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से लगने वाली अपनी सीमा पर जांच तेज कर दी है। तमिलनाडु के सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि वालियार और मीनाक्षीपुरम में 14 रणनीतिक बिंदुओं और जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। केरल से तमिलनाडु जाने वाले लोगों के लिए ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि कर्नाटक भी केरल से आने वाले पर्यटकों की जांच करवा रहा है। बता दें कि केरल में अब तक जीका वायरस के 15 मामलों की पुष्टि कर दी गई है, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार जिला और राज्य स्तर पर वायरस को नियंत्रण करने वाली इकाइयों को मजबूत करेगी। केरल सरकार ने जीका वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। ऐसे में राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और इसी बीच शक्तिशाली तूफान काफी तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। बता दें ये सौर तूफान है जो कि रविवार या फिर सोमवार को किसी भी समय पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नलों में बाधा आ सकती है, जिससे विमान की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह अनुमान है कि ये हवाएं काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और नासा के मुताबिक इसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरिक्ष से महातूफान फिर आता है तो धरती के लगभग हर शहर से बिजली गुल हो सकती है। मौसम आधिकारिक एक वेबसाइट के अनुसार यह भी कहा गया कि सूरज के वायुमंडल से पैदा हुए इस सौर तूफान के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष का एक क्षेत्र में काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी या दक्षिण आशंकों पर रहने वाले लोग रात में सुंदर और तेज रोशनी देख सकते हैं। और अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने कांधार से करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षाकर्मियों को निकाल लिया है। साथ ही उन्हें वापस भारत लेकर आया गया है और सूत्रों के मुताबिक इन सबको भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से कांधार से निकाल लिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि कांधार में भारतीय कॉन्सुलेट को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और फिलहाल वहां केवल स्थानीय कर्मचारी ही काम कर रहे हैं और इसके साथ ही सभी सेवाएं काबुल स्थित भारतीय दूतावास के जरिए दी जा रही हैं। असल में जैसे जैसे अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से निकल रही हैं, वैसे वैसे ही तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान में सिर उठा रहा है। और वहीं एक दिन पहले ही तालिबान ने दावा किया था कि अब तक वो 50% यानी कि आधे अफगानिस्तान पर वापस कब्जा जमा चुका है। इसी बीच भारत को कांधार से अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि तालिबान ने दावा किया है कि वो कांधार शहर के अंदर तक घुस आया है। ऐसे में भारत सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि स्थिति के सामान्य होने पर कांधार कॉन्सुलेट को वापस से खोला जाएगा। और बेल्जियम में कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट का एक अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला कोरोना के एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हो गई है और महिला की जान चली गई। जांच में पाया गया है कि महिला कोरोना के अल्फा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी। इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता भी अब और ज्यादा बढ़ गई है। महिला काफी समय से घर में अकेले रह रही थी और महिला ने अभी तक कोरोना रोधी वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। तो बता दें कि बीते दिनों तबीयत बिगड़ने पर बेल्जियम के ऑलेस्ट शहर में ओल्वी अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस महिला को और उसी दिन महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी।
शुरुआत में महिला का ऑक्सीजन स्तर अच्छा रहा, लेकिन उसकी तबीयत तेजी के साथ खराब होती गई और सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही महिला की मौत हो गई है। महिला की कोरोना रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला में कोरोना का अल्फा स्ट्रेन भी मौजूद था, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहला मामला मिला था, और बीटा वेरिएंट भी महिला के अंदर पाया गया था, जो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। वहीं हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह ही पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर रोड के नाम की पट्टी पर कालिक पोत दी है। कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर रोड की जगह उसका नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग रख दिया है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली में अब किसी भी सड़क का नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर होना स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द सभी सड़कों का नामकरण भारतीय शहीदों समाज सुधारकों के नाम पर रखे। ऐसे में अन्यथा उसके कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में विदेशी आक्रमणकारियों वाले नामों पर कालिक पोत देंगे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ये जानकारी दी है कि गाजीपुर में गाजी शब्द का अर्थ भारतीय सभ्यता और हमारे लोकतंत्र के अनुसार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम धर्म में गाजी कहकर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जो काफिरों का कत्ल करता है, क्योंकि भारत जैसे देश में मुस्लिम के अलावा हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई सभी रहते हैं, और ऐसे में ऐसी सोच को उचित नहीं कहा जा सकता जो कि दूसरे धर्मों का सम्मान ना करता हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने भगवान वाल्मीकि का सम्मान करते हुए इस सड़क का नाम भगवान वाल्मीकि मार्ग रख दिया है, क्योंकि इस एरिया में वाल्मीकि समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस नए नामकरण से वाल्मीकि समुदाय को सम्मान प्राप्त होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी ग्राहकों को एक बड़ा झटका दे दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम को बढ़ा दिया है और इसमें अब 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि नई कीमत 11 जुलाई 2021 यानी आज से ही लागू कर दी गई है और कोरोना काल में महंगाई से जनता पहले ही परेशान थी। ऐसे में खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। बताते चलें कि उच्च इनपुट लागत के कारण कंपनी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थी और मदर डेयरी ने कहा था कि नई कीमतें दूध के सभी प्रकार पर लागू होंगी। कंपनी ने बयान में आगे बताया कि कंपनी कुल इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर रही है, जो कि पिछले 1 साल में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही महामारी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और दिल्ली एनसीआर में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क अब 55 रुपए के बजाय 57 रुपए में मिलेगी। टोंड मिल्क की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 47 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि पिछले 1 साल में कृषि कीमतें 8 से 10% तक बढ़ाई जा चुकी हैं और इनके साथ ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती प्रचलन कीमतों की मार भी पड़ी है। ऐसे में मदर डेयरी ने कहा है कि यह ध्यान देने वाली बात होगी कि पिछले 3-4 हफ्तों में अकेले दूध की कृषि कीमतों में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल में दूध की खरीद के लिए ज्यादा कीमतें चुकाने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई थी और दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। ऐसे में दूध के दाम में इजाफा होने के कारण अब घी, पनीर, मक्खन, चीज और लस्सी जैसी दूध से बनने वाली चीजों के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच कोपा अमेरिका 2021 में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने इतिहास रच दिया है। अर्जेंटीना ने पिछली बार की कोपा अमेरिका चैंपियनशिप ब्राजील को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। बता दें अर्जेंटीन ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया है। बता दें 1993 के बाद ये पहला मौका है जब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का खिताब जीतने में कामयाब हुआ। इसके साथ ही लियोनेल मेसी भी पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पर अर्जेंटीना को कोई बड़ा टाइटल दिलाने में कामयाब हो गए हैं।
ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच हालांकि बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त का काफी फायदा हुआ और वो 28 साल के लंबे अंतराल के बाद कोपा अमेरिका चैंपियन बनने में कामयाब रहा। इसी बीच बता दें कि अर्जेंटीना की ओर से स्टार स्ट्राइकर डी मारिया ने 22वें मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी है और वो अंत में निर्णायक साबित हुआ। ब्राजील की ओर से हालांकि मैच में वापसी की कोशिश बहुत की गई, लेकिन इस बीच ब्राजील एक गोल से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना पर लगातार अटैक करता रहा। ब्राजील ने मैच के 60% समय में गेंद को अपने पास रखा, लेकिन वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाया है और उसने मैच को गंवा दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।